गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी व्याकरण पुस्तक में पाठ 8 संज्ञा पढ़ेंगे। तो अब आप अपनी बुक में पाठ 8 संज्ञा निकालिए। संज्ञा किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं जो शब्द हमें, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए हम बुक में पढ़ते हैं। हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं उन सब का कुछ न कुछ नाम होता है। आकाश, बादल, चांद, सूरज, तारे, पेड़, पहाड़, पानी, मछली, खिचड़ी, पिज्ज़ा, चॉकलेट, खीर आदि सब नाम हैं। हमारे मन में जो भाव आते हैं उनके भी नाम हैं और व्याकरण में यही नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो हिंदी में व्याकरण में संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बाल कृष्ण, गाय, मुस्कुराहट, किसी के हंसते हुए दिखाए। तो ये सब क्या है? संज्ञा शब्द। ठीक है। तो यहाँ हम ध्यान रखते हैं कि जो संज्ञा है वो वस्तुएं नहीं होती, बल्कि उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अशोक एक महान राजा था। अब इस वाक्य में अशोक एक विशेष राजा का नाम है। राजा तो अनेक हुए हैं, परंतु अशोक कहने से वह और राजाओं से अलग हो जाता है। अतः विशेष व्यक्ति का ज्ञान कराने के कारण ही इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। और उदाहरण देखिए, जैसे शाहरुख खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। अब अभिनेता तो बहुत सारे हैं, यहाँ हमने किसी एक विशेष का नाम ले दिया। क्या नाम है वो? शाहरुख खान। ऐसे ही रामचरितमानस प्रसिद्ध ग्रंथ है। हमने बहुत सारे प्रसिद्ध ग्रंथ सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ किसी एक विशेष का नाम ले दिया। क्या नाम है उसका? रामचरितमानस। कि जब हम किसी विशेष का नाम लेते हैं तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ और स्थान आदि की पूरी जाति का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रांतिकारियों ने चलती गाड़ी रोक दी। आज भारत को सुभाष चंद्र की आवश्यकता है। एक और उदाहरण देखिए, भारत हमारा देश है। अब इस वाक्य में भारत और देश शब्द पर ध्यान दें। यहाँ भारत क्या है? नाम ले दिया हमने, एक देश का नाम है। तो नाम है तो क्या, कौन सी संज्ञा हो गई है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इस शब्द से एक विशेष देश का बोध हो रहा है। परंतु देश शब्द से किसी एक देश का नहीं, अपितु समस्त देशों का एक साथ ही ज्ञान होता है। अर्थात देश शब्द से एक वर्ग का बोध हो रहा है। अतः देश कैसा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा। और उदाहरण देखिए, जैसे मनुष्य। अब मनुष्य में कोई भी हो सकता है, लड़का, लड़की, औरत, माता, पिता, सभी मनुष्य हैं। ऐसे ही पशु पक्षी। अब पशु पक्षी में घोड़ा, हाथी, कोयल, शेर, चीता आदि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर स्थान, समुद्र भी स्थान है, पर्वत भी स्थान है, नदी भी है। ये सब क्या है? स्थान के उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए जब हम किसी विशेष का नाम नहीं लेते तब तक वो जातिवाचक संज्ञा होता है। हिंदी के कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि ये एक जैसी जाति का बोध कराते हैं। इन दोनों संज्ञा भेदों का
यहाँ पर संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इनका प्रयोग बहुवचन में नहीं होता और न ही इन्हें गिना जा सकता है, केवल मापा तोला जाता है। जैसे बोतल में 1 लीटर तेल है। अब तेल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जो धातुओं तथा खनिजों के जो नाम हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कोयला आदि, ये क्या है? सभी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी प्रकार खाने पीने की वस्तुओं के नाम, जैसे दूध, पानी, तेल, घी, गेहूँ, चावल आदि, ये सब भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिरणों का झुंड, हाथियों का समूह। ऐसे ही सेना, परिवार, दल इत्यादि शब्द समूह का बोध कराते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, मेरे परिवार में सभी सुखी हैं। अब परिवार अकेले कैसे तो नहीं होता ना, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं तभी वो परिवार बनता है। तो ये क्या हो गया? एक समूह को दर्शाता है। ऐसे ही भारतीय सेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। अब सेना यहाँ पर क्या है? समुदायवाचक संज्ञा, क्योंकि सेना में एक व्यक्ति तो नहीं होता, बहुत सारे हो जाते हैं तो वो समूह हो जाता है, तो इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के गुण, दोष, कार्य, दशा और भावों का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वतों की सुंदरता किसे मुग्ध नहीं करती है। अब यहाँ पर मुग्ध, पर्वतों की सुंदरता, सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा, जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं। इसी प्रकार बच्चों, जैसे कि हम कह सकते हैं कि भावों को हम केवल मन के द्वारा ही अनुभव कर सकते हैं और अभिव्यक्त कर सकते हैं, परंतु उन्हें छूना, स्वाद लेना, सूंघना आदि संभव नहीं होता। तो भाववाचक संज्ञा की पहचान क्या है? कि हम सिर्फ उन्हें केवल महसूस कर सकते हैं और अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम उन्हें छू नहीं सकते, उनका स्वाद नहीं ले सकते। मेरी समीर से शत्रुता नहीं है। अब समीर के साथ शत्रुता है, जो वो क्या है? एक भाव है। तो इस भाव को केवल अनुभव किया जाएगा, इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो शत्रुता का। यानी आप किसी को दिखा नहीं सकते कि ये शत्रुता है, आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो। आगे देखिए उदाहरण, बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। अब बुढ़ापा जब तक हम महसूस नहीं करेंगे, हमें नहीं पता कि वो अच्छा होता है या नहीं होता। तो इस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा के बारे में कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा शब्दों से पदार्थों के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भावों का पता चलता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। अब भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना 5 तरह से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, जैसे जातिवाचक शब्द है पशु, क्या है? एक जातिवाचक शब्द है। जब हम इससे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो बन जाएगा वो पशुता। ऐसे ही बच्चा से बचपन, बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बूढ़ा, बूढ़ा कैसा शब्द है? जातिवाचक। और अब भाववाचक संज्ञा बनेगी तो क्या? बुढ़ापा, जिसको आप महसूस कर सकते हो। इसी प्रकार से हम अन्य शब्दों को भी भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, जो सर्वनाम शब्द हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे आप सर्वनाम शब्द है और इससे क्या बनेगा? भाव, आपा। ऐसे ही मम से ममता,
पराया से परायापन। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। मीठा, ये किसी चीज़ की विशेषता है, तो इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मिठास, जिसको कि आप महसूस कर सकते हो। ऐसे ही खट्टा से खटास, नीच से नीचता, आवश्यक से आवश्यकता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। थकना से थकावट, सजना से सजावट, चढ़ना से चढ़ाई, उतरना से उतराई, पढ़ना से पढ़ाई, काटना से कटाई, घबराना से घबराहट। भाववाचक संज्ञाओं को आप महसूस कर सकते हैं। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। समीप से समीपता, निकट से निकटता, खूब से खूबी, मना से मनाही। इसी प्रकार से अन्य शब्द देर से देरी, तेज से तेजी आदि। तो बच्चों, हम इस प्रकार से अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाओं को बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आया होगा। अब आप एक बार इस पाठ को पुनः पढ़िए और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।